2030 का भारत 2030 के भारत में हम उन लोगों से बात करते हैं जिनसे हम जानते हैं कि आखिर 2030 के भारत की स्थिति क्या होगी, कैसी होगी, कैसे उस पर काम किया जा सकता है। 3 प्रमुख बिंदु हमारे सामने रहते हैं हमेशा से, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। आज के हमारे जो मेहमान हमारे साथ सीधे उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं, एसटी हसन जी। मुरादाबाद से ये ताल्लुक रखते हैं, समाजवादी पार्टी से हैं और इनसे आज हम जानेंगे कि क्या इनके थॉट्स हैं 2030 के भारत को लेकर। क्या ये समझते हैं कि 2030 के भारत के जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त हो पाएंगे या फिर नहीं। तो इसी के साथ एसटी हसन जी, सबसे पहला और बड़ा सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या लगता है आपको, अगर सबसे पहले मैं मुरादाबाद की बात करूं तो मुरादाबाद में गरीबी की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है? क्या 2030 तक मुरादाबाद एक विकसित श्रेणी में आ जाएगा? क्योंकि अभी मुरादाबाद की स्थिति सही नहीं दिख रही। देखिए 2030 तक तो नहीं आ पाएगा, और जिसमें जो कमियां हैं, हम्म जिसमें खास तौर से जो पॉलिटिकल लोगों की इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है। उधर हम्म एडमिनिस्ट्रेशन ही सिर्फ अपना टाइम पास कर रहा है। विकास हम्म के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए और यहाँ के एक्सपोर्ट के लिए कोई ऐसा खास काम नहीं हो पा रहा है। और हम्म जो भी काम, क्योंकि स्मार्ट सिटी में है, स्मार्ट सिटी में हाईवे भी 6 साल से ज्यादा हो गए, बहुत हम्म मामूली काम हुआ है स्मार्ट सिटी के ऊपर। तो जब तक हम्म इसकी रफ्तार नहीं बढ़ाई जाएगी और यहाँ के कारोबार को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, उस वक्त हम्म तक यहाँ का विकास बहुत ज्यादा संभव नहीं है। हम्म यानी कि मान के चलिए कि 2030 तक मुरादाबाद की स्थिति नहीं सुधरने वाली है। अगर मैं बात करूं शिक्षा की, तो क्या नजर आ रहा है मुरादाबाद में शिक्षा का स्तर कैसा है? कैसे सरकारी स्कूलों में कैसी गतिविधियां हो रही हैं और क्या सुधार किए जा सकते हैं जो कि अभी तक नहीं किए गए हैं या किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया है? देखिए, शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम्म और शिक्षा हमारी आने वाली नस्लों के लिए और देश के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हम्म बदकिस्मती यह है कि जो सरकारें हैं वो शिक्षा हम्म पे कम से कम ध्यान देती हैं। आज जो यहाँ के सरकारी स्कूलों की हालात हैं, वो किसी से छुपे हम्म हुए नहीं है। कोई भी हम्म फैमिली अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहती। प्राइवेट हम्म स्कूल के स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें गरीब हम्म का बच्चा नहीं जा सकता। तो हालात आप देख ही रही हैं। शिक्षा पे जिस तरह से दिल्ली का मॉडल था, अगर वो अपनाया जाता तो हम समझते हैं कि यहाँ पे भी शिक्षा का बहुत बड़ा सुधार हो सकता था। सरकारी हम्म कॉलेजेस बहुत हैं, सब बातें हैं, लेकिन स्टैंडर्ड हम्म कुछ नहीं। 0% अटेंडेंस पे भी लोग इम्तहान देते हैं, और साठ जी। परसेंट और 65% पे भी इम्तहान देते हैं। तो ऐसे क्या हम्म स्टैंडर्ड होगा शिक्षा में? तो बिल्कुल। सर, जैसा आपने बताया कि इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, सरकारी स्कूल में लोग जाना नहीं चाहते, जो गरीब लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में जा नहीं पाते। तो जाहिर है कि सरकारी स्कूल्स को इस तरह से बनाना चाहिए कि आम जनता उन पर भरोसा कर पाए, लेकिन उसके बावजूद सरकारी स्कूल्स की वो स्थिति नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर देश शिक्षा में पीछे हो रहा है तो एक बड़ी वजह मान सकते हैं इसको कि सरकारी स्कूल्स कहीं ना कहीं लैक हो रहे हैं। तो क्या अपडेट होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, क्या समाधान होना चाहिए, क्योंकि बड़ी समस्या है। देखिए, सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण होना बहुत जरूरी है। उससे आगे बढ़ना चाहिए, बगैर किसी भेदभाव के उसमें काम होना चाहिए। दिक्कत यह है कि पिछले 10 साल से जो भी काम हो रहे हैं वो कम्युनल लाइंस के ऊपर हो रहे हैं, और जब कम्युनल लाइंस पे आप आ जाएंगे तो विकास के बारे में आप नहीं सोच सकते। तो अगर शिक्षा का भी कम्युनलाइजेशन हो गया, सांप्रदायिकता उसमें घुस गई, ये इसका स्कूल, वो मेरा स्कूल, वो इस जगह का, वो उस जगह का, तो हम कैसे उसका विकास करेंगे? तो हमें तो सरकार को बहुत गंभीर होना पड़ेगा कि पूरी शिक्षा सिस्टम को एक निष्पक्ष तरीके से इसको बढ़ावा दें। तभी हमारा मुरादाबाद ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश और देश का विकास हो सकता है। और भी ईमानदारी से और अच्छी नीयत से करें तो हो सकता है। जितने भी करप्शन हम्म हैं उसके ऊपर लगाम लगे। जितना पैसा सरकार से आता है वो पूरा क्यों नहीं लगता? वहां हम्म पे टीचर्स आते हैं नहीं आते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है नहीं होती है, इसकी मॉनिटरिंग कहाँ होती है? तो हम्म इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और जो रिजल्ट स्कूल दे रहे हैं
उसपे भी स्कूल स्कूल के जिम्मेदारों से जवाब तलबी होनी चाहिए कि आपके रिजल्ट इतने खराब क्यों हुए, क्यों नहीं बच्चे आना चाहता। बिल्कुल। इस बार के चुनाव को अगर हम देखें तो रुचि वीरा जीत चुकी हैं और समाजवादी पार्टी से हैं। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में या हम डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उधर पर कैसे समाजवादी पार्टी, क्योंकि हैं और आप भी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या चेंजेस आ सकते हैं शिक्षा की। जैसे आपने बात की कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, शिक्षा बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, तो अब कैसे इस पर काम किया जा सकता है? देखिए, एक सांसद के हाथ में तो कुछ भी नहीं होता। हम्म। वो शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ा सकता है, ये सिर्फ सरकार के हाथ में होता है, अधिकारियों हम्म। के हाथ में होता है। जब हम्म। एक सांसद हर स्कूल में जाके अटेंडेंस नहीं देख सकता और ना ही हम्म। ये उसका अधिकार है। तो हम्म। यहाँ के जो भी अधिकारी लोग हैं, पीएसए हम्म। है या जो जेडी है, इन सब हम्म। लोगों को प्रेरित करना चाहिए, इनको इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड, आपके इलाकों का स्टैंडर्ड हम्म। अच्छे से अच्छा हो, तभी आगे बढ़ सकते हैं। वो मैंने कहा ना, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति तो हम्म। है नहीं। तो सर और जैसे सांसद जैसे चुने जाते हैं, चुनाव होते हैं, तो लोग तो इसीलिए चुनते हैं ना कि ये हमारे लिए काम करेंगे। आपने कहा कि एक सांसद के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन लोगों की उम्मीद तो सांसद से ही होती है ना। लोग तो वोट इसलिए दे देखिए, रहे हैं कि वो हमारे लिए काम करें। तो फिर अगर सांसद ही ऐसे पीछे हट जाएंगे तो फिर काम कौन करेगा? नहीं, सांसद का ये अधिकार नहीं है कि जाके किसी शिक्षक को सस्पेंड कर दे। नहीं, सांसद का ये सांसद का ये अधिकार नहीं है, अधिकार बिल्कुल नहीं मैं है। समझ रही हूँ। ये बिल्कुल ये सांसद तो चीज मैं समझ जाके रही हूँ। सांसद तो जाके कह सकता है, जेडी से कह हम्म। सकता है, पीएसए से कह सकता है, यहाँ हम्म। के डीएम से कह सकता है। क्योंकि मुझे हम्म। याद है कि मेरे क्षेत्र के अंदर एक सरकारी स्कूल ऐसा था, ठाकुर द्वारा में, बथुआ खेड़े का, कि जिसमें हम्म। टीचर्स बाहर आंगन में बच्चों को पढ़ाते थे और उसकी जितनी जर्जर इमारत थी कि इनको हम्म। कब गिर जाए। मैंने हम्म। इन्फॉर्म किया, डीएम से बात करी, उन्होंने इसकी इंक्वायरी करी। इंक्वायरी में हम्म। उन्होंने बस सब बातें सच पाई, लेकिन आज तक वो स्कूल ऐसी खड़ा है, कोई करने वाला कौन है, कहाँ से। हम्म। यहाँ पे तो पैसा फालतू की चीजों में लगता है, शिक्षा पे कम से कम लगता है। और मैंने कहा ना, हम्म। इच्छा शक्ति होती तो वो भी चेंज होता। तो हम्म। पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत है। और इसमें अगर सांसदों को, विधायकों को जिम्मेदार बना दिया जाए, उनके हाथ में पावर दे दी जाए, तो सारे स्कूल टीचर भी सही हो जाएंगे और स्कूल भी सही हम्म। हो जाएंगे। बिल्कुल। मुरादाबाद से आप भी सांसद रह चुके हैं, उस वक्त क्या आप स्थिति बता सकते हैं? क्या सांसद बेवश हो जाते हैं क्या अधिकारियों के सामने काम नहीं करने के लिए? क्योंकि जैसा आपने कहा कि सांसद को पावर दे दी जाए, तो क्या अभी भी सांसदों के पास उतनी पावर नहीं है कि सिस्टम को सही कर दिया जाए? सांसद सिर्फ एडवाइस कर सकता है, और हम्म। सांसद दिशा की बैठक में सवाल कर सकता है। और हम्म। आपको मालूम है, अधिकारियों के पास तो हर चीज का जवाब होता ही है। हम्म। वो तो इफ एंड बट करके अपना जवाब दे देते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उसके लिए हम्म। सांसद के पास इतनी पावर तो हो कि पेनलाइज कर सके वो उन लोगों को जो शिक्षा के सिस्टम में गड़बड़ी कर रहे हैं। और साथ में सांसद के ऊपर भी अंकुश होना चाहिए कि वो इस पेनलाइज करने के चक्कर में कोई करप्शन ना करे। वो दोनों दोनों तरफ से भी आप देखिए ना। तो बिल्कुल। शिक्षा को सुधार के लिए बहुत सख्त जरूरत है। आज हमारे हम्म। देश का बजट जो पिछली बार आया था, वो तो हम्म। शिक्षा के बजट में कमी कर दी गई थी, हम्म। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के बजट में कमी कर दी गई थी, हम्म। और वो भी कम्युनल लाइंस पे कर दी गई। ठीक है सर, तो सवाल मेरा ये था कि जैसे आपने बताया शिक्षा के क्षेत्र में कि काम करना बेहद आवश्यक है और बहुत जरूरी होता है। तो शिक्षा, जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही ये खबर सामने आई थी मुरादाबाद से कि जो शिक्षा अधिकारी हैं वो बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं, वो काम नहीं करते नजर आ रहे हैं, ना ही शिक्षकों को कोई निर्देश मिल रहा है। शिक्षक मन चाहे तरीके से स्कूलों में जा रहे हैं, आ रहे हैं। यानी कि शिक्षा की अगर ऐसी व्यवस्था वहां पर इतनी चरमराई हुई दिख रही है, तो फिर आने वाले में जो हम 2030 के लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति आप भी कह रहे हैं नहीं हो पाएगी। तो फिर मुरादाबाद
को हम कहाँ देखें 2030 में? देखिए, जब शिक्षा में ही हम पिछड़ जाएंगे तो जाहिर है हम सारे क्षेत्रों में पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो हर देश के लिए रक्षा के बाद शिक्षा को महत्व देना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकारें नहीं देती उसको महत्व। व्यवसायीकरण हो गया शिक्षा का, उसको प्रोत्साहन मिलता है। जितने भी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं बहुत अच्छे रन कर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए सरकारी स्कूल बिल्कुल बेकार है और उनमें कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है, ना ही उनके बच्चे किसी कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। तो ये काम तो सरकार का है, जो सरकार के पदों पर बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, महज शिक्षा मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से और कामों में वो ध्यान देते हैं, उसी तरह से शिक्षा को भी प्रायोरिटी पे रख के काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मेरा एक और सवाल सर कि जैसे मुरादाबाद से आप पहले सांसद रह चुके हैं, अब यहाँ पर बात ये उठ रही है कि जैसे हमने माइनॉरिटीज की, अगर हम देश की बात करें जिसमें मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, अक्सर आपने देखा होगा और डेटा भी सामने आया है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसमें शिक्षा की स्थिति बहुत गंभीर है। देखिए, वो तो बहुत बड़ा चैप्टर है। हमने जितना सड़कों के अंदर सुधार करा, पथ प्रकाश के लिए सुधार करा, हमने यहाँ पे बहुत सी स्कीम्स को आगे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी, और सरकार की तरफ से जो हमने प्रधानमंत्री फंड से काम कराए हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई हैं, तकरीबन 100 किलोमीटर की सड़कें हम लोगों ने बनाई है। तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर है बस। शिक्षा, भुखमरी सर, शिक्षा, गरीबी और भुखमरी, इन तीनों के क्षेत्र में आपने क्या काम किया, ये जानना चाहते हैं। ठीक है, सड़कें आपने बनाई, मैं मानती हूँ, शिक्षा के लिए आपने क्या किया? देखिए, मैंने आपको कहा नहीं कि जहां जहां कमी आई उसको हमने उजागर करा। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया आपको एक स्कूल के जिसकी जर्जर इमारत है, लेकिन हम सिर्फ कह ही तो सकते हैं। डीएम से कहा हमने, उन्होंने इंक्वायरी करा ली, उनकी आपकी बात सही है, इसे दोबारा बनवाएंगे। अब उसको भी साल भर हो गया, अभी तक तो कुछ बनाया नहीं। तो ये चीजें तो शिक्षा के महत्व ही नहीं है जब इनके दिमाग में, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो और कोई हो, तो ये कैसे आगे बढ़ाएंगे इन सब चीजों को? हम तो कह ही सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसा पावर है, ऐसा डंडा थोड़ी है कि नहीं भाई आपको इस टाइम तक ये काम कर देना है। हम नहीं कह सकते इस बात, ना हमारे पास वो पावर है। तो फिर जनता किस लिए चुन रही है सर? मैं ये जानना चाह रही हूँ, सांसदों को क्यों चुन रही है फिर जनता? तो क्या जनता इसलिए चुनती है हम स्कूल बनवा दें? जनता के लिए सर काम किया जाए, इसलिए काम करना होगा तभी जनता चुनेगी ना। जनता इसलिए चुनती है कि उनके साथ अन्याय ना हो। जनता इसलिए चुनती है कि जो थानों के अंदर उनके साथ ज्यादती हो रही है या उनके साथ कहीं कोई अन्याय हो रहा है, तो हमारा सांसद हमारा साथ देगा। वो काम डेली के होते हैं, वो सारे काम होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश की गई, सड़क परिवहन के क्षेत्र में पूरी कोशिश की गई। पथ प्रकाश नहीं है, गाँवों में लाइटें नहीं है, अंधेरों में लोग क्या क्या करते हैं, लोगों की चोरी है, रहजनी है, क्या क्या होता है, उसके लिए कोशिश की गई। हमने ये सारे काम जो जो हम कर सकते थे वो हमने करे। हमारी निजी आती है वो हम सड़क के ऊपर लगा सकते हैं या पथ प्रकाश के ऊपर लगा सकते हैं, और हम स्कूलों के अंदर भी दे सकते हैं कि अगर स्कूल का इमारत को बनाने के लिए 1-2 कमरे तो हम उसको दे सकते हैं। उसकी शर्तें बहुत है, प्राइवेट स्कूल की तो बहुत ज्यादा है और सरकारी स्कूलों में भी शर्तें हैं। तो हमारे बराबर में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, उसके लिए हमने पूरी कोशिश करके इसका बजट यूपी सरकार से सैंक्शन कराया और अब उसके अंदर इमारत बन रही है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। तो ये एक सवाल ये उठ रहा है कि जैसा आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी लोग की जिम्मेदारी बनती है, तो वही एक सवाल ऐसा सामने आता है, मैंने देखा है हलचल मचती हुई, बहुत से ऐसे सवाल आते हैं। उसमें से एक सवाल ये कि जब समाजवादी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में राज हुआ करता था, उस वक्त समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं कुछ किया? उस वक्त उनके नेताओं ने क्यों नहीं कुछ किया? इतना बड़ा काम किया, बराबर के जिले में जौहर विश्वविद्यालय बना दिया, लेकिन वो भी सियासत की नजर हो गया। उसमें भी है कि साहब ये मुसलमानों की यूनिवर्सिटी क्यों बन गई, अल्पसंख्यकों की यूनिवर्सिटी क्यों बन गई,
आज उस पर भी बुलडोजर चलने की नौबत आ गई। तो सियासत बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है। हमें देश के लिए सोचना चाहिए, हमें अपने प्रदेश के लिए सोचना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान की लाइन पर हमें सोचना चाहिए। जब तक हम ये करते रहेंगे उस वक्त तक हमारा कोई विकास नहीं हो सकता। देश की दूसरी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक है, मुसलमान है। अगर आप उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप विकास कैसे करेंगे? आप सबको साथ लेके चलें, सबका विकास करें, सबको शिक्षा दिलाएं और उच्च स्तर की शिक्षा दिलाएं। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री की है। अगर शिक्षा मंत्री इसमें नाकाम है तो बदल दें शिक्षा मंत्री को, वो उसके अंडर तो कि सबको साथ लेके चलेंगे तब विकास होगा, यानी कि जो देश के अल्पसंख्यक है अगर उन लोगों को भी साथ लेके चलेंगे तब जाके पूरे संपूर्ण भारत का विकास होगा। अगर मैं बात करूं माइनॉरिटीज की, खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी की मैं बात करूं तो ये चीज देखी जाती है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत पीछे है। आपने कहा कि आपके द्वारा यूनिवर्सिटी बनाई गई, ठीक है, उस पर सियासत भी हुई, खैर वो अलग बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर प्रयास किए जा रहे उसके बावजूद मुस्लिम कम्युनिटी बहुत पीछे, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या आपने कभी इस बात को सोचा कि पीछे क्यों है? कभी इस बात को सोचा? इन 75-76 साल में आपने मुस्लिम कम्युनिटी को उस जगह पहुंचा दिया कि उसको पेट भरने की रोटी तो मिलती नहीं, बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? लेकिन आज का दौर वो है, आप कोई भी मुस्लिम परिवार में अगर आप इंक्वायरी करेंगी तो सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, भले से वो सरकारी स्कूल जा रहा हो, चुंगी के स्कूल जा रहा हो, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो अब सब लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब गरीबी अगर आप देखेंगी, स्लम्स आप देखेंगी, तो मेजोरिटी मुस्लिम्स की क्यों है? मुसलमानों के साथ ये व्यवहार क्यों किया गया कि वो 75 साल के अंदर बॉटम पे आ गए? उनके पास सिर्फ रोटी मिल जाए यही बहुत बड़ी बात होती है, तो कैसे वो पढ़ाएंगे बच्चों को? प्रायोरिटी तो पहले पेट भरने की होती है, जिंदगी चलाने की होती है। वरना कोई ऐसा पागल थोड़ी है कि साहब अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं। सब कुछ होते हुए भी कभी किसी को देखा आपने कि अगर कोई संपन्न परिवार है उसके बच्चे ना पढ़ रहे हो? कभी देखा आपने? ये तो बहुत बेसिक टॉपिक है। बिल्कुल आपने ये सही कहा कि कोई अपने बच्चे को पढ़ाएगा क्यों नहीं, लेकिन वही बात सामने आ रही है सर कि एक ही समुदाय, क्योंकि माइनॉरिटीज में तो सिख भी आ रहे हैं ना, जैन भी आ रहे हैं ना, लेकिन वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं और एक ही क्यों पिछड़ा है? ये बड़ा विषय है और इस पर रिसर्च की जरूरत है कि आखिर एक ही पर्टिकुलर समुदाय क्यों पीछे। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक में तो सिख भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मुसलमानों के साथ हर स्तर के ऊपर भेदभाव होता है। अगर IAS IPS जो 36% ब्रिटिश पीरियड में होते थे वो आज 2% पे क्यों रह गए? आज सरकारी नौकरियों मुसलमान क्यों नहीं है? तो जब तक मुसलमानों की भागीदारी 20% हर जगह नहीं होगी उस वक्त तक उनके साथ नाइंसाफी होती रहेंगी। सियासत ने देश का माहौल वो बना दिया है कि एक नफरतें पैदा कर दी है, हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में दूरियां पैदा कर दी हैं, एक दूसरे के साथ तो उठना बैठना पसंद अब नहीं करते लोग। ये सियासत इस सियासत की सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे देश को नुकसान हो रहा है। मेरा आपको, हमें और आपको, हमारी नस्लों को नुकसान हो रहा है। हमें पहले तो कम्युनल हार्मोनी पैदा करनी पड़ेगी, प्यार मोहब्बत पैदा करना पड़ेगा, और किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हर डिपार्टमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बस आपके इस जवाब से एक और सवाल सामने निकल के आ रहा है कि रिप्रेजेंटेशन, राजनीति में भी देखिए कहाँ उतने मुसलमान नजर आ रहे हैं, मुस्लिम्स नहीं नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं उनके रिप्रेजेंटेशन कम होने की वजह से ही बात नहीं निकल पा रही है, बात सामने नहीं आ रही है कि आखिर मुस्लिम समुदाय को क्या फैसिलिटीज चाहिए, कैसे आगे बढ़ सकती है? देखिए, आपका संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है सबके साथ इंसाफ हो, सबको बराबरी का हक है इस देश के अंदर, सबका हक बराबर। हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है, सब लोगों की जागीर है, यहाँ के रहने वालों की जागीर है। जब सियासत में भी मुसलमान बहुत है, ऐसा नहीं है सियासत में मुसलमान ना हो, लेकिन क्योंकि उनकी तादाद कम है, माइनॉरिटी के अंदर है, तो जब चुनाव होता है वो तो नंबर का गेम है। अब आपके पास 20% अगर वोट है तो आप कैसे 80% को हरा देंगे? और लोगों ने ये 80-20 का फार्मूला ले आए
कम्युनल लोग लेके आ गए थे, आपको ध्यान होगा। तो मुसलमानों को हाशिए पे डालने की कोशिश की गई। कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है मुसलमानों की, बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान की है। जब तक आप इसको मजबूत नहीं करेंगे, इसको संपन्न नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारा देश महाशक्ति भी नहीं बन सकता, तो विकसित भारत भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। चलिए, ये एक चीज ये सामने निकल के आई कि सभी समुदायों के ऊपर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है, और जैसे मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है, तो रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम समुदाय खुद में ही जागरूक नहीं है, इस वजह से हो सकता है कि अन्याय होता नजर आ रहा हो। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, क्या आप योगदान कर पाएंगे 2030 के भारत के लिए? देखिए, सबसे बड़ा योगदान मेरा और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि देश का बिगड़ता हुआ सांप्रदायिक सौहार्द को सही करें, प्यार कैसे सही मोहब्बत की करेंगे? फिजा पैदा करें। 2030 में अगर आप चाहते हैं कि हमारा भारत आगे बढ़े, हमारा भारत हम्म। संपन्न भारत हो जाए, तो हम्म। यहाँ से भेदभाव खत्म करना पड़ेगा और सबको एक हिंदुस्तानी की तरह समझना पड़ेगा। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हम्म। हो, या तो आप सारे धर्मों को पढ़ाएं या बिल्कुल किसी धर्म को ना पढ़ाएं। आपसे शिक्षा की बात करें, आप देश की बात करें और देश को आगे लेके चल। धर्म हमारे घर का मामला है, हमारे पर्सनल व्यूज है, हमारी पर्सनल आस्थाएं हैं, ना हम किसी पे थोप सकते हैं, ना थोपी जा सकती है। तो इन चीजों पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा, जब तक विकसित भारत कैसे बनेगा? आप ये खुद सोचिए कि इतनी बड़ी आबादी अगर स्लम्स में रह रही है, आधा पेट खाना खा रही है, रोजगार नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो वो आबादी को संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी तो हमारी आपकी सभी लोगों की है, सरकार की भी है। बिल्कुल। उसके लिए बिल्कुल इंसाफ जरूरी है, और इंसाफ जब तक नहीं होगा, जब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल सर, आप सही बिल्कुल। कह रहे हैं कि इंसाफ जरूरी है और सबको साथ लेके चलना होगा। सब साथ चलेंगे, सब जब साथ में होंगे तब जाकर कहीं ना कहीं जो 2030 का सपना देखा जा रहा है वो सपना पूरा होगा। और इसमें हम किसी एक व्यक्ति विशेष पे या किसी एक समुदाय पर चीजें नहीं थोप सकते ना। आपको भी सेम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हमें भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यानी कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सरकार ही करेगी, जो भी करेगी एक आम इंसान की भी जिम्मेदारी होती है। जी देखिए, जी, ऐसा है, आप जो कह रही हैं, देश की आबादियों के अंदर हिंदू मुसलमानों में कोई नफरत नहीं। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि एक दूसरे को हम लोग खून दे के जान बचाने की कोशिश करते हैं, बगैर जान पहचान के। प्यार मोहब्बत हमारी रगों में बहता है, लेकिन ये नफरतों की राजनीति बंद होनी चाहिए। अगर आपको सबका विकास करना है, तो नफरतों की राजनीति बंद करके देश को आगे बढ़ाएं और सबका साथ और सबके साथ इंसाफ करें, तो देश आगे बढ़ सकता है। वरना तो जिस जिस रफ्तार से दुनिया आगे बढ़ रही है, उसी रफ्तार से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। कोई नई बात तो है नहीं, जबकि हमारा देश, इतनी बड़ी आबादी का देश, इस वक्त दुनिया में टॉप पर होता, महाशक्ति होता। जैसे चीन का उदाहरण हमारे सामने है, अमेरिका का उदाहरण हमारे सामने है। चीन हमसे बाद में आजाद हुआ और वो महाशक्ति बन गया। हम अभी वही अपने देश को 500 साल पहले घसीटे फिर रहे हैं, 1000 साल पहले लिए जा रहे हैं। अरे आगे की सोचो, आगे क्या करना है देश के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। जब तक ये स्पिरिट नहीं पैदा होगी, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, और चाहे वो जनता हो, उस वक्त तक विकसित भारत नहीं हो सकता। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने सर कि सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना और हर किसी को एक अच्छी स्पिरिट के साथ देश को आगे लेके जाना है। और बहुत जरूरी भी है ये, तभी जाकर 2030 के भारत के जो लक्ष्य है वो हम हासिल कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जिस तरह से आपने देखा, मुरादाबाद से एसटी हसन जी से हमने बात की और गरीबी, भुखमरी और शिक्षा, इन तीनों मुद्दों पर चर्चा की। कई सारे विचार उनके सामने निकल कर आए। सबसे खास बात जो माइनॉरिटीज की हम इस दौर में कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटीज पीछे है। माइनॉरिटीज के पीछे होने की एक वजह भी उनके द्वारा बताई गई। हम फिर लौटेंगे ऐसे ही नए नए चेहरे आपके सामने लेकर और जानेंगे कि उनके विचार क्या है और 2030 के लिए जो लक्ष्य मिले हैं देश को, जो 2030 का सपना, वो कैसे साकार हो पाएगा। नमस्कार।